स्वागत है। और एक बार पुनः हम कॉस्टेस महोदय जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और मैं कॉस्टेस महोदय जी से निवेदन करूंगा कि यदि वो मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो कक्षा को प्रारंभ करें। कॉस्टेस महोदय जी। जी आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है। जी 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 महोदय, एकदम क्लियर आ रही है। हरिओम। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो फिर हम आरंभ करते हैं। जी महोदय। चलिए। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। आप सभी का इस ऑनलाइन कक्षा में यूजीसी नेट की परीक्षा में सभी का मैं स्वागत करता हूं। और आज हम चर्चा करेंगे अध्ययन बोध के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि उस यूजीसी नेट परीक्षा में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अध्ययन बोध से संबंधित एक गद्यांश आता है और उस गद्यांश को अध्ययन करके या उस गद्यांश का अवबोध करके हमें 5 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो वस्तुतः ये जो भाग होता है प्रत्येक विद्यार्थी के लिए, परीक्षार्थी के लिए यह बहुत ही एक क्या कहते हैं, एक अच्छा भाग होता है कि जिसके माध्यम से विद्यार्थी अपने 10 नंबरों को बड़ी आसानी से प्राप्त कर लेता है। चूंकि यह भाग ऐसा है कि इस भाग में पूर्व के द्वारा की जाने वाली किसी खास परीक्षा की तैयारी से संबंधित कोई विषय वस्तु नहीं आती है, अपितु आपके सामने 8-10 पंक्तियों का एक गद्य भाग दिया होता है। तो सर्वप्रथम आप उस गद्य भाग को पढ़ना शुरू करते हैं और उस भाग में से नीचे कुछ 5 प्रश्न दिए रहते हैं। तो अर्थात प्रत्येक प्रश्न आपको पता है 2-2 नंबर का होता है। तो उस हिसाब से आप उस गद्य को यदि आप ठीक प्रकार से समझ गए और उस गद्य को समझ करके आप नीचे के प्रश्नों का बड़ी आसानी से उत्तर दे सकते हैं। क्योंकि वस्तुतः होता क्या है कि परीक्षार्थी के पास में समय अधिक नहीं होता है। वह कभी कभी क्या करता है कि गद्य को जल्दी से पढ़ लेता है और जल्दी से पढ़ के गद्य से वो उत्तरों का चयन कर देता है, जल्दी में कर देता है। कभी कभी क्या होता है कि बहुत आसान सा प्रश्न, अत्यंत सरल प्रश्न भी वो गलत कर जाता है। तो यहाँ पर देखने वाली बात ये होती है कि हम इस अध्ययन बोध के जो गद्य आता है उसके प्रश्नों को हम किस प्रकार से ठीक करें। तो सबसे पहली बात आप ये जानते ही हैं कि अध्ययन बोध का तात्पर्य क्या होता है कि मतलब समझना। आपकी बुद्धि के द्वारा किसी भी विषय वस्तु को कितनी जल्दी समझा जाता है और कितनी गहराई से समझा जाता है। तो यहाँ पर 2 प्रकार से आपकी परीक्षा करने की बात होती है परीक्षार्थी की, जो कि आपके एक तार्किक सोच, बुद्धि, समझदारी, मानसिक योग्यता आदि की यहाँ पर परीक्षा की जाती है कि आप कितने सटीक से और कितने जल्दी से आप किसी विषय वस्तु को समझ करके या किसी समस्या को समझ करके उस समस्या का समाधान देने में समर्थ हो पाते हैं। तो मैं यहाँ पर दिवाकर जी से अनुरोध करता हूं कि वह जो पहली जो एक पेपर
प्रेजेंटेशन है वो थोड़ा सा बताएंगे प्रस्तुति को, उसमें हम इनके नियम के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे कि परीक्षार्थी को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इत्यादि। जैसे कि सबसे पहली बात होती है कि इसमें मतलब अध्ययन बोध की परीक्षा के लिए प्रायः एक गद्यांश दिया रहता है और उस गद्यांश से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के रूप में 4 विकल्प दिए रहते हैं। इन विकल्पों में से सही विकल्प का चयन परीक्षार्थी को करना होता है और वो 4 जो विकल्प होते हैं वो अत्यंत उत्तर के निकट ही माने जाते हैं। जैसे कि वो ये समझेगा कि शायद ये हो सकता है, ये हो सकता है। कभी कभी विकल्पों की भाषा इतनी भ्रामक हो जाती है कि परीक्षार्थी उलझ जाता है, वो सीधी समझ नहीं पाता है और गलत विकल्प का चयन कर जाता है। तो ऐसी परिस्थिति के लिए हमें कुछ नियम को फॉलो करना पड़ता है। तो सबसे पहले क्या होता है, पहली आवश्यकता होती है कि दिए गए गद्यांश को बार बार उसका अध्ययन करना चाहिए। बार बार से मतलब ये नहीं कि आप उसे काफी समय तक पढ़ते रहें। बार बार से तात्पर्य है कि कम से कम आप उसको 3 बार जरूर पढ़ें। 3 बार के अध्ययन से यहां पर तात्पर्य होता है कि जैसे सबसे पहले नंबर पे हम ध्यान देंगे कि सर्वप्रथम दिए गए गद्यांश को ध्यान से एक बार पढ़कर उसके मूल मंतव्य या उसके मूल भाव को लेना चाहिए। अर्थात ये जो विषय वस्तु है गद्य की, यह विषय वस्तु क्या कहना चाह रही है, किसके ऊपर ये बात है, इसका शीर्षक क्या हो सकता है, ये समझ में आ जाना चाहिए। फिर से आप उसको दोबारा पढ़ते हैं कि प्रथम वाचन में जिन शब्दों के अर्थ स्पष्ट न हो उन और जो वाक्यांश या वाक्य आपको कठिन लग रहे हों उनको आप रेखांकित कर लीजिए। आप उनको रेखांकित कर लीजिए कि मुझे यहां पर थोड़ा सा अस्पष्ट है, समझ में नहीं आ रहा है। तीसरी बात, जब आप दूसरी बार यदि आप वाचन करते हैं तो कहते हैं कि द्वितीय वाचन करते समय केंद्रीय भाव के आलोक में संपूर्ण गद्य का अर्थ समझने का प्रयास करना चाहिए। जैसे आपने जब पहली बार जब आपने वाचन किया तो प्रथम बार वाचन करने से आपको कुछ उसका भाव समझ में आएगा कि शायद ये इसके विषय में बात कह रहे हैं। जब आप दूसरी बार उसको जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं, आरंभ करते हैं, तो जो आप पहली बात को समझे हैं कि इस गद्यांश में ये इसका मूल भाव है, उस भाव को ही आप आगे रख करके समझ करके उस पूरे गद्यांश के अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है। और जो कठिन शब्द होते हैं उनका वहां पर आप अन्य शब्दों के वाक्य के माध्यम से अर्थ भी समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर तीसरे जब वाचन जब आप करते हैं, तीसरी बार जब आप उसका वाचन करते हैं तब आप उस गद्यांश का भाव समझते हैं। उस गद्यांश में पूछी गई कौन कौन सी कही कही बातें, इसका आप मतलब समझ जाते हैं। और फिर उसके बाद में आप जो नीचे जो प्रश्न दिए रहते हैं आप उनको पढ़ करके ऊपर गद्यांश में देख करके आप सही प्रश्नों के उत्तर के विकल्प का चयन करते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका ये आता है कि प्रथम प्रश्न का उत्तर गद्यांश के किस भाग में है। प्रथम प्रश्न का उत्तर क्योंकि अलग अलग पूरे गद्यांश में से आप समझिए गद्यांश का पहला भाग, बीच का भाग, अंतिम भाग, प्रथम भाग के बाद वाला भाग, अंतिम भाग के ऊपर वाला भाग, इन भागों में से अलग अलग भागों में से 5 प्रश्न उठाए जाते हैं। तो आप ये समझिए कि प्रथम प्रश्न का आंसर गद्यांश के कौन से भाग में है, द्वितीय प्रश्न का आंसर गद्यांश की कौन से भाग से तात्पर्य यहाँ पर मैं कह सकता हूं कि कौन सी पंक्ति में है
या कौन सी पंक्ति के किस वाक्य में है, आपको इस प्रकार से समझना है। शायद गुरुजी लेफ्ट हो गए। जी क्षमा चाहूंगा, कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण शायद गुरुजी कक्षा से लेफ्ट हो गए, वो पुनः जुड़ रहे हैं, सभी लोग थोड़ा वेट करें। गुरुजी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, थोड़ा सा इंतजार करें सभी लोग।
आप लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। गुरुजी ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ नेटवर्क वो भी कर रहे हैं, प्रयास रहे हैं, तो आप लोग सब पेशेंस बना के थोड़ा सा और इंतजार करें। सर सर बोल रहे हैं वहाँ पर, उनको पता नहीं चला मैंने क्या किया, वो आ रहे हैं दोबारा। जी बॉसेस जी अनम्यूट करिए, आपका म्यूट है अभी। आ रही है, आवाज आ रही है, जी जी आवाज आ रही है सर। जी जी गुरुजी, आवाज आ रही आवाज है, आ रही है। स्वागतम। जी गुरुजी, आवाज आपकी हरिओम। एकदम सही आ रही गुरुजी। हरिओम गुरुजी, आवाज आ रही है, ध्वनि आ रही है आपकी। नेटवर्क समस्या का कारणेन कदाचित समस्या आगच्छति। आवाज आ रही है सभी को? अधुना साम्प्रतं समीचीनमस्ति। आ रही है गुरुजी, ध्वनि समीचीनम् आगच्छति। अस्तु अस्तु अस्तु, चला अग्रे चला। हाँ जी, मुझे दरअसल नहीं पता चल पाया, ये कट हो गया था, तो मैं आपको यही बात बता रहा था कि अध्ययन बोध को हमें किस प्रकार से करना है। सबसे पहले आपको एक बार उस पुनः उसको आपको दूसरी बार अध्ययन करना है, पुनः फिर से आपको उसके भाव को समझते हुए आपको तीसरी बार अध्ययन करना है। कम से कम हमें उसको 3 बार पूरे गद्य को पढ़ना चाहिए। पूरे गद्य को कम से कम 3 बार पढ़ने के बाद में आप उसके मुख्य भाव को समझ जाएंगे और आप में उसमें कौन कौन सी बातें पूछी गई हैं, ये क्या कहना चाहता है, ये बात कहाँ चल रही है, किसके संदर्भ में चल रही है, इन बातों से क्या यहाँ पर प्रकट होता है, आदि आदि बातों को आप 3 बार कम से कम आप अपने गद्यांश को पढ़ाई करेंगे तो आप समझ जाएंगे। और मैं आपको यही बता रहा था कि यह आपके लिए अत्यंत सरल होता है, क्योंकि इसमें आपके गलत करने की जो गुंजाइश होती है वो बहुत कम होती है, न्यून होती है। आप इसको बड़ी थोड़े से सार्थक प्रयास से आप अपने 5 क्वेश्चन इस भाग के ठीक कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। और इसके लिए आपको मैंने बताया अभी कि पूर्व में जो किताबें हैं, बुक्स हैं, उनमें कुछ गद्यांश दिए हुए हैं। आप उन गद्यांशों को अपने समय को निर्धारित करके उनको आप कम से कम 3 बार पढ़ें। पढ़ने के बाद में उसके नीचे जो उत्तर दिए हुए होते हैं, आप उन विकल्पों में से सही विकल्पों का चयन करें, बाद में आप उनको अपना सही गलत। तो इस प्रकार आपके अभ्यास करने से, क्योंकि ये जो अध्ययन बोध होता है यह किसी बुक इत्यादि में निर्धारित नहीं होता, ये प्रायः वो कहीं से भी कोई गद्यांश ले सकते हैं और उस गद्यांश से संबंधित वो 5 प्रश्नों का निर्माण करके आपके सामने देते हैं। तो प्राय आपका यह आधार या कोशिश होनी चाहिए कि आप लगता है गुरुजी पुनः एक बार फिर से हमारे से संपर्क वो छूट गया है नेटवर्क की वजह से। टेक्निकल बहुत ज्यादा नेटवर्क इशू आ रहा है।
हरिओम। जी महोदय। क्षमा चाहता हूं, थोड़ा सा नेटवर्क की समस्या की वजह से आप लोगों को व्यवधान आ जाता होगा जी गुरुजी, आवाज एकदम सही आ और रही है गुरुजी। कम है आज में। जी जी जी। जी गुरुजी। तो ये देखिए, ये आपको मैंने कुछ नियम पहले बता दिए थे। यही बात है जो मैंने आपको सामने जहां पर स्क्रीन पर है कि सबसे पहले आपको एक बार वाचन करना होता है, उसके बाद आप उसकी विषय वस्तु को समझने का प्रयास करते हैं, फिर से आप दूसरी बार वाचन करते हैं, विषय वस्तु को समझते हैं, उसके मूल भाव केंद्रीय भाव को समझते हैं, और जहां पर कठिनाई होती है वहां पर आप उसको आप रेखांकित भी कर लेते हैं। तीसरे वाचन में आपको सब कुछ समझ में आ जाता है कि इसका शीर्षक क्या होगा, ये कहना क्या चाहता है, इसके मूल विचार क्या है। ठीक है, इस प्रकार से आप 3 बार उसका अध्ययन करने के बाद में आप नीचे के प्रश्नों को देखते हैं और अपने आप 1 2 3 4 प्रश्नों को देखेंगे तो आप देखेंगे कि आपके प्रथम प्रश्न का उत्तर कौन से भाग में है, गद्यांश के ऊपर भाग में है या बीच में है या निम्न में है। इस प्रकार से आप सही उत्तर का चयन करते हैं। जी, ये बात मैं बता चुका हूं। अब हम एक अभ्यास करेंगे, तो जो दूसरी स्लाइड है कृपया उसको प्रदर्शित करें आचार्य जी। हाँ जी, अब देखेंगे आप, अवतरण संख्या है यहाँ पर, हम इसको पढ़ करके नीचे कुछ क्वेश्चन हैं तो हम उनको अभ्यास के उत्तर देने का प्रयास करेंगे। शिक्षा की बढ़ती हुई मांग और तकनीकी शिक्षा के नए क्षेत्रों के विकास के कारण दूरस्थ शिक्षा का श्री गणेश हुआ। सबसे पहले 19वीं शताब्दी में अमेरिका और रूस तथा उसके बाद न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और जापान में इसका प्रसार हुआ। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद शिक्षा पर बल दिया गया और औपचारिक शिक्षा का विस्तार करने के साथ साथ प्रौढ़ साक्षरता के कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। DS कोठारी की अध्यक्षता में एक दक्षता समिति का गठन किया गया, जिसमें चुने हुए विश्वविद्यालयों में पत्राचार पाठ्यचर्या प्रारंभ करने की संभावनाओं पर विचार किया गया। इसकी सिफारिशों पर दिल्ली विश्वविद्यालय में सबसे पहले पत्राचार्य पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया। तत्पश्चात 60 के दशक के अंत में पंजाब, मेरठ एवं मैसूर के विश्वविद्यालय में पत्राचार पाठ्यक्रम प्रारंभ किए। आप स्लाइड को थोड़ा सा और ऊपर ले लीजिए। 70 से 80 के दशक की अवधि में 17 विश्वविद्यालयों में पत्राचार पाठ्यक्रम प्रारंभ किया। जी जी जी। सन 1986 में नई शिक्षा नीति की घोषणा के बाद इंग्लैंड में लंदन के ओपन यूनिवर्सिटी के आधार पर राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना नई दिल्ली में की गई। तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा में दूरस्थ शिक्षा एवं वेब आधारित शिक्षा अधिक महत्वपूर्ण होती जा रही है। तकनीकी शिक्षा सीखने वालों की संख्या के संदर्भ में दबाव सामान्य रूप में जन समुदाय को और विशेष रूप से कमजोर वर्गों को शिक्षा की उपलब्धता बढ़ाएगा। वेब आधारित शिक्षण, ऑनलाइन शिक्षण, ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई चैट, वॉइस मेल, CD, रोम्स, मल्टीमीडिया आदि के कारकों के रूप में वैकल्पिक साधनों को सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता से तकनीकी शिक्षा लोगों को या समूहों को जिन्हें अभी तक यह उपलब्ध
नहीं की जा सकी है उनको उनको उपलब्ध कराई जा सकती है। तो ये देखिए आपके सामने एक गद्य था जो कि अब इसको हमने पहली बार देखा तो मुझे लगा कि शायद ये गद्य दूरस्थ शिक्षा से संबंधित है। डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में बताया कि कब डिस्टेंस एजुकेशन आरंभ हुआ था, उसके बाद में भारत में कब आजाद हुआ, भारत में आजादी के बाद से ये सब पत्राचार्य पाठ्यक्रम स्टार्ट हुए और इसमें तकनीकी शिक्षा और व्यावसायिक में इसका हम किन किन उपकरणों के माध्यम से प्रयोग करते हैं, ये बात है हमें थोड़ा सा इसमें पहली बार एक बार पढ़ने पर मुझे समझ में आया। अब हम इसके अब आपको और समझने के लिए इसको, ये ज्यादा कठिन पैराग्राफ नहीं है, तो आप इसको यदि एक बार और यदि आप इसका अध्ययन करेंगे तो आपको इसके मूल भाव को समझने में आसानी होगी, समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद हम इसमें से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम एक बार पढ़ लेते हैं। कृपया नीचे स्लाइड को ले जा करके उसके जो विकल्प हैं, प्रश्न पूछे गए हैं, उनको थोड़ा सा दिखाइए। नीचे प्रश्नों पे स्लाइड को लेकर के जाना है डॉक्टर साहब। हरिओम। नीचे स्लाइड को लेकर के जाएंगे प्रश्नों के पास में। दिख रहा है आचार्य जी जी, कृपया माइक म्यूट कर लीजिए। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है ठीक है। ये देखेंगे आप, सबसे पहला प्रश्न है इसमें, दूरस्थ शिक्षा की आवश्यकता का प्रमुख कारण इनमें से क्या है। प्रश्न है आपका, दूरस्थ शिक्षा की आवश्यकता का प्रमुख कारण इनमें से क्या है। तो सबसे पहला ऑप्शन है बढ़ती हुई जनसंख्या, दूसरा है औद्योगिक विकास, शिक्षा की बढ़ती मांग एवं तकनीकी शिक्षण के नए क्षेत्रों का विकास, चतुर्थ है आपका विद्यार्थियों की रुचि। तो आप देखेंगे यहाँ पर इसका ऑप्शन आपका पहले ही उसमें है, फर्स्ट पंक्ति में इसका आंसर होता है शिक्षा की बढ़ती हुई मांग और तकनीकी शिक्षा के नए क्षेत्रों के विकास के कारण दूरस्थ शिक्षा का श्री गणेश हुआ। अर्थात आपको प्रथम प्रश्न का आंसर आपको अपनी पहली पंक्ति में ही जाता है। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है सभी को? हरिओम। ठीक है, सुनाई दे रहा है। मम ध्वनि श्रूयते? श्रूयते महोदय। अस्तु। हाँ, अग्रे गच्छामः। दूसरा प्रश्न देखिए आप, राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना दिल्ली में, नई दिल्ली में किस शिक्षा नीति के अंतर्गत की गई। राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा नीति के अंतर्गत की गई, ये आपका प्रश्न है। तो आप देखेंगे इसके, आप इसके विकल्पों को देखेंगे। नंबर ए, कोठारी आयोगों की सिफारिशों के आधार पर। नंबर बी, 1986 में घोषित नई शिक्षा नीति के आधार पर। नंबर सी, दूरस्थ शिक्षा नीति के आधार पर। नंबर डी, कमजोर वर्गों को लाभान्वित करने के आधार पर।
नेटवर्क समस्या होने की वजह से लगता है गुरुजी फिर से डिस्कनेक्ट हो गए हैं। हरिओम। नेटवर्क समस्या की वजह से ऐसे ही अध्ययन करते हैं। जैसे आप देखेंगे कि ये जो दूसरा प्रश्न था, राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना नई दिल्ली में किस शिक्षा नीति के अंतर्गत की? बीच में गद्यांश के मध्य में राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना के बारे में बताया गया है। बीच में देखेंगे यहाँ पर लिखा है सन 1986 में नई शिक्षा नीति की घोषणा के बाद राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली में खोला गया था। वो 1986 नई शिक्षा नीति की घोषणा के बाद उसकी संस्तुति के आधार पर खोला गया। तो हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाता है। अब देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, ईमेल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सहायता किस शिक्षा में ली जाती है? ईमेल करना या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना, इसकी सहायता हम कौन सी शिक्षा में लेते हैं? ऑप्शन है यहाँ पर क्लासरूम शिक्षा। क्लासरूम में तो ईमेल या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें तो टीचर डायरेक्ट पढ़ाता है। ऑप्शन बी है आपका प्रौढ़ शिक्षा के लिए भी नहीं होता है। नंबर सी आपका दूरस्थ शिक्षा के लिए, और डी है आपका पत्राचार्य। इसलिए आपका डी ऑप्शन पत्राचार्य पाठ्यक्रम को स्पीड पोस्ट के माध्यम से परीक्षार्थी के पास भेजा जाता है पत्राचार में। किंतु दूरस्थ शिक्षा में हम क्या करते हैं? पत्राचार शिक्षा तो होती है किंतु उसमें हम आधुनिक उपकरणों का प्रयोग भी करते हैं, इसलिए उसका नाम डिस्टेंस एजुकेशन है। पत्राचार कक्षा का या शिक्षा का कॉन्सेप्ट दूरस्थ शिक्षा में समाहित होता है। ऑप्शन यहाँ पर सी हमारा ठीक हो जाएगा। ये भी जो कि यहाँ पर लास्ट में ये बताया है कि वेब आधारित शिक्षा, ऑनलाइन शिक्षा, ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आदि को वैकल्पिक सूचना के माध्यम से प्रयोग किया जाता है, लोगों को पढ़ाया जाता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, दूरस्थ शिक्षा किस देश में सबसे पहले प्रारंभ हुई?
तो आपको यहाँ से देखना है कि ये कहाँ पर सबसे पहला, तो यहाँ देखिए आप दूसरी पंक्ति में है, सबसे पहले क्या लिखा है, सबसे पहले 19वीं शताब्दी में अमेरिका और रूस, सबसे पहले अमेरिका में और रूस में क्या प्रचार प्रसार हुआ था। यहाँ आप देखेंगे भारत नहीं है, न्यूजीलैंड में नहीं है, चीन में नहीं, अमेरिका है। अर्थात अमेरिका और रूस दो में से यहाँ पर अमेरिका क्या होता है, अगर यहाँ पर अमेरिका को सही मानेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। दूरस्थ शिक्षा में विद्यार्थी को किस शिक्षा विधि से ज्ञान प्रदान नहीं किया जाता। तो आप देखेंगे यहाँ पर सबसे नीचे अपनी गद्यांश में जो भी यहाँ पर देखती है वो सब विधियों के बारे में, तकनीकी के बारे में है। तो सबसे पहले क्या है, क्लासरूम शिक्षण, व्यवहार शिक्षण, ऑडियो वीडियो कैसेट, ईमेल वीडियो कॉन्फ्रेंस। इसमें से डी और डी के माध्यम से हम शिक्षार्थी को शिक्षा देते हैं। क्लासरूम शिक्षण दूरस्थ शिक्षा में नहीं होता है, क्योंकि विद्यार्थी और शिक्षक दूर दूर होते हैं, एक क्लास में नहीं होते हैं। तो यहाँ पर ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा, क्योंकि क्लासरूम शिक्षण से हम नहीं करते। तो आप देखेंगे कि प्राय को आपने पहली बार में पढ़ा, फिर दूसरी बार में आपने उसके मूल भाव को समझने का प्रयास किया। इसमें कौन सा प्रश्न कहाँ पर कौन से भाग में हमारे प्रश्नों के आंसर हो सकते हैं। तो इस प्रकार से गद्यांश को कम से कम 3 सही का प्रयास कर लेते हैं। और यह इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अन्य जो किताबें हैं उनमें जो गद्यांश दिए हैं उनको हमारे द्वारा उनका अभ्यास किया जाना चाहिए। हम जितना अभ्यास करेंगे, कम से कम हम ये मान के चलें कि हम 4 या 5 मिनट में पूरे गद्यांश को पढ़ के उसके आंसर हम दे सकें। इस तरीके से हमें अपनी स्पीड बनाना चाहिए। और इसको तो हम बस अभ्यास करेंगे तो हमारा ये वाला मार्ग क्लियर हो जाता है। ठीक है, मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ कि आज नेटवर्क समस्या की वजह से उधर नहीं है, अतः डॉक्टर जी की अनुमति से आज की कक्षा का हम करते हैं। नेक्स्ट कुछ अन्य विषय वस्तु को, अन्य के भाग को, विषय वस्तु को लेकर के प्रस्तुत होंगे। आचार्य जी नमस्कार। जी कौशलेश महोदय जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने हमारे समक्ष विषय वस्तु रखी। और मैं विद्यार्थियों से भी क्षमा चाहूंगा, कुछ व्यवधान रहा नेटवर्क की वजह से। कल हम लोग पुनः 5:30 से सभी लोग मिलते हैं, जुड़ते हैं नए विषय के साथ। तो आप सभी को प्रणाम, आप सबको धन्यवाद कि आपने बड़े ही पेशेंस के साथ कक्षा को की, इतना व्यवधान के बाद भी आप लोग जुड़े रहे। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लोग कल मिलते हैं सभी लोग। तो आप सभी लोग को प्रणाम। हरि ओम।